कई दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कवि अपने शब्दों से समाज की सच्चाई को कैसे दिखाता है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 का महत्वपूर्ण पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जहां हम समझेंगे उनकी रचनाओं के पीछे छिपे गहरे विचार और भावनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही इंसान के अंदर क्रांति की आग भी हो और करुणा का सागर भी? हिंदी साहित्य में एक कवि थे जिनकी कलम में ठीक यही विरोधाभास बसता था। आज हम बात कर रहे हैं महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जिनकी कविता उनके जीवन की मुश्किलों की भट्टी में तपकर कह सकते हैं कुंदन बन गई। उनकी जिंदगी त्रासदियों से भरी रही, पर जितनी गहरी चोट उन्हें लगती गई, उनकी आवाज उतनी ही बुलंद होती चली गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे किसी का निजी दुख एक पूरे समाज के विद्रोह की आवाज बन सकता है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। निराला को समझने के लिए सबसे पहले उनकी जिंदगी को समझना होगा, जो खुद किसी कहानी से कम नहीं थी। उनकी कविता में जो एक विद्रोह है, जो दर्शन है, उसकी जड़ें उनके अपने संघर्षों में ही छुपी हुई हैं। जरा उनके जिंदगी के इस सफर को देखिए। 1899 में जन्म हुआ और उसके बाद से जीवन कभी आसान नहीं रहा। एक के बाद एक अपने सबसे करीबी लोगों को खोने के दर्द ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी। खुद से पढ़कर कई भाषाएं सीखीं और स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों से प्रेरणा ली। उनका पूरा जीवन 1961 में उनके निधन तक सच में संघर्ष और खुद को बनाने की एक असाधारण कहानी है। तो ये तो थी उनकी जिंदगी जिसने उस इंसान को गढ़ा। पर अब देखते हैं कि उस इंसान ने हिंदी कविता को कैसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने सिर्फ कविताएं लिखी नहीं, बल्कि कविता लिखने के नियमों को ही चुनौती दे डाली। निराला का दौर था छायावाद का। इसे आप हिंदी कविता का एक ऐसा दौर समझ सकते हैं जब कवि नियमों से ज्यादा अपनी भावनाओं को, प्रकृति के रहस्यों को और अपने निजी अनुभवों को कागज पर उतार रहे थे। और इस दौर के सबसे बेबाक और साहसी कवियों में से एक थे निराला। और यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ा बदलाव किया। उस समय में जब कविता सख्त नियमों और छंदों की जंजीरों में बंधी हुई थी, निराला ने मुक्त छंद का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने कहा कि कविता की लय नियमों से नहीं, बल्कि कवि के दिल के उतार चढ़ाव से तय होगी। ये कविता की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और उनकी ये क्रांति सिर्फ कविता की बनावट तक ही नहीं रुकी। उनकी कलम, जो शोषित थे, जो पीड़ित थे, उनकी आवाज बन गई। उन्होंने उस सभ्य के सत्ता और समाज के दबे कुचले लोगों के बीच की जो खाई थी, उस पर बहुत मजबूती से चोट की। उनके इसी विद्रोही तेवर को और करीब से समझने के लिए उनकी एक बहुत मशहूर कविता उत्साह को देखते हैं। ये कविता सिर्फ शब्द नहीं है, ये बदलाव के लिए एक पुकार है, एक आवाहन है। निराला को बादलों से एक खास लगाव था। कविता उत्साह में वो सीधे सीधे बादलों से बात करते हैं, पर यह सिर्फ बारिश के लिए की गई कोई विनती नहीं है। इन बादलों के पीछे बहुत गहरे मतलब छिपे हैं। कविता की पहली लाइन ही देखिए कितनी जोरदार है, बादल गरजो। ध्यान दीजिए, वो बादल से रिमझिम बरसने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो गरजने के लिए कह रहे हैं। और यहीं से इस कविता का जो क्रांतिकारी अंदाज है वो तय हो जाता है। निराला के लिए बादल के दो चेहरे हैं। एक तरफ वो पोषक है जो प्यासी धरती पर बरसकर नया जीवन देता है, सबकी प्यास बुझाता है। लेकिन उसका दूसरा और शायद ज्यादा शक्तिशाली रूप एक विध्वंसक का है। वही बादल जो अपनी गर्जना से पुरानी और सड़ी गली व्यवस्थाओं को तोड़कर क्रांति के लिए, एक नई सोच के लिए रास्ता बनाता है। तो अगर उत्साह निराला का विद्रोही रूप था, तो उनकी एक और कविता अट नहीं रही है हमें उनके दिल के दूसरे कोने में ले जाती है। एक ऐसा कोना जहां सिर्फ कोमलता है और प्रकृति के लिए बेपनाह प्यार। चलिए अब इस खूबसूरती में डूबते हैं। इस कविता का शीर्षक ही सब कुछ कह देता है, अट नहीं रही है। इसका मतलब है कि खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि वो प्रकृति में समा ही नहीं पा रही, हर तरफ से छलक रही है, बाहर आ रही है। ये कविता वसंत ऋतु यानी फागुन के महीने की सुंदरता को दिखाती है। निराला यहाँ ये बताते हैं कि जब इंसान का मन अंदर से खुश होता है, तो उसे बाहर हर तरफ बस वही खुशी और सुंदरता दिखाई देती है। प्रकृति और मन जैसे एक हो जाते हैं। और देखिए वो इस सुंदरता को महसूस कैसे करते हैं। वो कहते हैं कि फागुन में सांस लेना भी ऐसा है जैसे हवा में घुली सुगंध को अंदर भर लेना, जिससे हर घर महक उठता है। पेड़ों की डालियां नए हरे और लाल पत्तों से लद जाती हैं
और ये नज़ारा इतना सुंदर है कि अगर आंखें हटाना भी चाहें तो हटती ही नहीं हैं। तो हमने निराला के दो बिल्कुल अलग अलग रंग देखे, एक आग की तरह तो दूसरा बाघ की तरह। तो सवाल ये उठता है कि आज भी उनकी आवाज इतनी जरूरी और जिंदा क्यों लगती है? उनकी विरासत में आखिर ऐसा क्या खास है? निराला को किसी एक शब्द में बांधना सच में नामुमकिन है। वो एक गहरे दार्शनिक थे तो दूसरी तरफ नियमों को तोड़ने वाले विद्रोही। वो सामाजिक क्रांति की बात करते थे तो प्रकृति की कोमल सुंदरता में भी पूरी तरह डूब जाते थे। और इन सब से ऊपर वो एक महान मानवतावादी थे जिनका दिल हमेशा समाज के सबसे कमजोर इंसान के लिए धड़कता था। और आखिर में निराला हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि एक कवि का असली धर्म क्या है? समाज के अन्याय के खिलाफ लड़ना या फिर दुनिया में जो सुंदरता है उसे खोजना और सहेजना? निराला की महानता इसी बात में है कि उन्होंने हमें सिखाया कि शायद इन दोनों में से किसी एक को चुनने की जरूरत ही नहीं है। शायद असली लड़ाई सुंदरता को बचाए रखने की ही लड़ाई है। तो दोस्तों, आज का ये चैप्टर यही एंड होता है। अगर वीडियो समझ आया हो तो लाइक करें और स्टडी वर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।